गाइस, सो इस वीडियो में हम राज्य एवं राष्ट्र की आय जो कि क्लास 10 इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर है उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो आप देख लो 25,994, ठीक है। तो इतनी थी भारत की प्रति व्यक्ति आय। मुझे हिंदी में एक्चुअली बोलने में दिक्कत होता है, सो मैं 94 थोड़ा टाइम लग गया। भारत की वित्तीय वर्ष कब होता है, तो आप देख लो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत की किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक। आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि प्रति व्यक्ति आय हम किसे कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार में आप देख लो पटना, क्योंकि राजधानी है तो सबसे अच्छा है इसका प्रति व्यक्ति आय। फिर है उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो वो तीनों है जो डी ऑप्शन था, यानी सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। आगे बढ़ते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो आप देख लो कि 41.4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है, यानी व्यय हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। फिर फोर्थ है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन था 11.03%, ठीक है। फिर सही गलत हमें देखना था यहाँ पे, तो आप देखो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है और ऐसे मैं डायरेक्ट बताती हूँ क्या मतलब फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का। पहला का हो जाएगा सही, फिर गलत गलत सही सही, ठीक है। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हमें फुल फॉर्म लिखना था, जैसे जीडीपी का क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीसीएल का पर कैपिटा इनकम। फिर है एनएसएसओ का, तो वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर जीएनपी का होगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई का नेशनल इनकम, यानी जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। और वही आईडीआई का हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, आय से आप क्या समझते हैं, तो आप देख लो जैसे कहा जाता है ना, अरे मेरी आय बहुत कम है, मेरा इनकम अभी बहुत कम चल रहा है, तो डायरेक्ट क्लियर है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक यानी जो भी पैसा दिया जाता है उसे व्यक्ति का आय कहा जाता है। फिर है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो आप देख लो कि एक देश के सीमा के अंदर किसी दी गई समय अवधि प्राय 1 वर्ष से उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार और मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी देख लो आज क्या है डेट, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ 4 तारीख है, 4 मई। तो अगले 4 मई यानी 4 मई 2000 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 22 से लेकर 23 के बीच में जो भी हमारा इनकम रहेगा, यानी उसमें जो भी अब कुछ मतलब एक लिमिट टाइम है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी टोटल को अगर हम निकालते हैं तो उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी 1 वर्ष के अंदर में कितना उत्पादन कर रहे हैं हम। फिर प्रति व्यक्ति आय क्या, आप देख लो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, प्रति मतलब एक और व्यक्ति मतलब इंसान, यानी एक व्यक्ति की आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या पे भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो कि टोटल मैंने आपको लास्ट में भी एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरे ही कोचिंग में 100 बच्चे हैं और मेरा इनकम जो है वो है 50,000, तो अगर आप निकालोगे कि मैं एक, ये तो 5,000 होगा, हाँ, तो कि मेरा एक महीने में कितना मतलब मैं एक बच्चे से कितना ले रही हूँ, तो आप देखो डिवाइड करो, 00 से 00 बच गया 500, यानी क्या हो गया कि 500 मैं एक बच्चे से ले रही हूँ। बट ऐसा तो नहीं है, मेरे पास डिफरेंट क्लास के बच्चे हैं, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 1,200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई फ्री में ही पढ़ रहा है। बट अगर हम एक अंदाजा लगाते हैं तो वो लगभग ऐसा ही होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जो लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि इतना होगा। जैसे आप देख लो 2008 से 9 की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 25,900
₹94 था। वहीं 2021 में आप देख लो 86,659 रुपीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा। आप देखो, आप इतना कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आपके घर में इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, हमारे घर में इतना आ रहा है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि हर इंसान, यानी मेरे घर में अगर 5 आदमी है तो हम पाँचों आदमी कहते हैं, यानी इतना गुणे 5 कर लो, उतना पैसा आ रहा है एक साल में, मतलब एक इसमें, ठीक है, प्रति व्यक्ति आए। बट ऐसा है तो नहीं, बट फिर भी जो भी है अंदाजा ऐसे ही लगा जाता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ है जो बेरोजगार है, कुछ है बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। तो आप देख लो, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1868 में हुई थी इसकी गणना, और दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो आप देख लो कि जो यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मुझे सर्दी है जो कि हमेशा ही रहती है, मैं सॉरी बोलते बोलते परेशान हूँ, सॉरी, और वो हमेशा ही ठीक ही नहीं हो रही, तो थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को गड़बड़ लग रहा होगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो आप देख लो कि जो मैक्सिमम आप देख लो कि जो कठिनाइयाँ होती है वो हमने लिखा है, जैसे आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, क्योंकि लोग अपना इनकम ही छुपा लेते हैं। जैसे कमाएंगे 50,000, बोलेगा अरे मेरा सैलरी तो 20,000 है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग को निकालने में दिक्कत हो जाता है। दूसरा, दोहरी करना की संभावना। जब मान लो कि अगर हम होता है ना, 2 बार गिनती हो जाता है एक ही आदमी का, पता कैसे चलेगा किसकी गिनती हुई है कि नहीं हुई है, तो दोबारा गिना जाता है। मूल्य के मापने की कठिनाई होती है कि आखिर कितना मूल्य, वो अभी मैंने बताया, बार बार वो दिक्कत आ जाती है। तो ये सब क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आती है राष्ट्रीय आय को मापने में। उसके बाद है आय और गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, कि आय का गरीबी के साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए कि गरीबी का प्रति व्यक्ति आय के साथ सीधा संबंध है। अगर किसी देश की गरीबी को खत्म कर दिया जाए तो उस व्यक्ति की आय परिणाम स्वरूप बढ़ जाएगी। सही बात है, अगर गरीबी ही खत्म हो जाएगा यानी मेरा आय बढ़ जाएगा, इसके राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अगर मेरी वृद्धि होगी, अगर मान लो भारत के सब आदमी 125 करोड़ आदमी को अचानक मतलब 1-1 लाख रुपया का लॉटरी लग जाए, तो देश का आप सोचो कि 125 करोड़ अगर जनता है, वहाँ पे सबको 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है, कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है। तो ये हमें समझ में आता है कि आय और गरीबी का संबंध क्या है, वो डायरेक्ट ही है ना। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध के अनुमान लगाना था। इस समिति में ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सन 1948 to 49 में देश के कुल राष्ट्रीय आय जो है वो 86,150 करोड़ रुपए बताई थी, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 246.9 रुपये बताई थी, ठीक है। और वही सन 1954 में राष्ट्रीय आय के आकलन में संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की क्या कर ली थी, स्थापना कर ली थी। याद रखना, 1954 में यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दीर्घ का। फिर है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। आप देख लो दूसरे शब्दों में कि वर्ष भर में जितना भी आय होता है उस कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। इसकी गणना की जो विधियां है वो निम्नलिखित है। पहला है कि इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उस पर उत्पादन गणना विधि कहते हैं, यानी उत्पादन से लगाया जा रहा है तो उत्पादन गणना विधि। फिर आप देख लो यहाँ पे क्या है कि जब राष्ट्रों के व्यक्तियों के आय द्वारा लगाया जाए तो उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय गणना विधि कहते हैं, आय गणना विधि।
फिर है प्राप्त की गई आय व्यक्ति के उपभोग के व्यय से मापी जाती है, तो उसको हम लोग व्यय करना विधि करेंगे। यानी देखो आय से माप रहा है तो आय करना विधि, व्यय से माप रहा है तो व्यय करना विधि। उसी तरीके से जब क्या है यहाँ पे आप देखो उत्पादन से माप रहा है तो उत्पादन करना विधि, व्यावसायिक आधार पर बांट रहा है तो उसको व्यावसायिक करना विधि कहेंगे। यानी जो है उसी का नाम हम लोग डाल देते हैं। फिर प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, तो देखिए प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में अंतर निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उस समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ष भर में जो भी अपनाया जाएगा उसको हम लोग क्या, जो भी मतलब उत्पादन किया जाता है उसकी कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। और किसी खास व्यक्ति की आय को मापते हैं तो उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बहुत क्वेश्चन अभी ना, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक सही मापदंड है। बिना उत्पादन के बढ़ाए दोनों लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती और ना ही आर्थिक विकास हो सकता है। सही बात है। वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि से भारत के समुचित विकास होगा। अगर सही बात है राष्ट्र का इनकम बढ़ेगा यानी देश में क्या है कि विकास ज़्यादा तेजी से होगा, साथ ही अब विकसित देश की श्रेणी में भी आ पाएंगे। भारत के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने से माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाते हैं जिनका लक्ष्य राष्ट्र की उत्पादक साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। सही बात है। कोई भी देश का मकसद क्या होता है कि वो और विकास करे। कोई देश सोच चाहता है कि मैं घाटे में चले जाऊँ, या फिर देश शुरू कोई भी साथ चाहेगा कि नहीं अभी हम इस साल अगर 50,000 कमाए तो अगला साल हम 30,000 कमाएं, फिर 20,000, फिर हम रोड पे भीख मांगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। हर लोग चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े। तो वही क्या होता है, एक देश जो एक इंसान की कल्पना होती है वही एक देश की भी कल्पना होती है, एक राष्ट्र की भी कल्पना होती है। फिर है क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सही बात है। अगर प्रति व्यक्ति आय ही सबका बढ़ जाएगा तो राष्ट्रीय आय तो सही बात है बढ़ेगा ही, है कि नहीं। मान लो मेरे घर में 10 आदमी है, अगर मैं भी अकेले 50,000 कमा रही और 10 आदमी 50,000 कमाने लगे तो हम लोग कितना 5 लाख का महीना कमाने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तन होने से इसका प्रभाव दोनों के जीवन स्तर पर पड़ता है। सही बात। अगर राष्ट्रीय आय गिरेगा तो प्रति व्यक्ति आय गिरेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अगर आय बढ़ेगा, जैसे आप देख लो अभी 25,000 कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप 300 का शर्ट पहनोगे क्योंकि और खर्चा भी तो होता है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आप 1,000 का जींस पहनते हो। अगर आप मान लो 1 लाख की आपकी सैलरी है तो आप एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हो। आपकी सैलरी अगर 15 लाख 20 लाख तो आप मतलब होता है ना वो ब्रांडेड गुच्ची वगैरह वो सब का टी शर्ट पहनोगे। तो मतलब क्या, जितना ज़्यादा आप कमाओगे, आपके मोबाइल फ़ोन आप देख लो कि मोबाइल फ़ोन 70,000 का भी आता है, 1.5 लाख का भी आता है, 10,000 का भी आता है कि नहीं। तो वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यही क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है। ये बढ़ेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। फिर राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे देश भर में उत्पादित आप देखो ये क्या, वही जो मैं अभी बोल के बताई हूँ, आप लिख लेना ये डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो शायद ख़त्म ही होता है, शायद कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, फिर यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।